नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेरणा कश्यप आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे देश में लव जिहाद का मामला चारों तरफ बढ़ चढ़ के दिख रहा है, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर ज़्यादा खुलकर बात नहीं करती। जब कोई घटना होती है तब वो टीआरपी के लिए कुछ दिन उसको चलाती है, लेकिन उसके बाद उसको बिल्कुल दिखाना बंद कर देती है। लेकिन एक सामाजिक समस्या बनती जा रही है, ना केवल भारत में, इंग्लैंड में, पाकिस्तान में लड़कियों, हिंदू लड़कियों के साथ, सिख लड़कियों के साथ काफ़ी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो उनका, चाहे अपहरण की घटना सुन लो या उनको ये एक है ग्रूमिंग गैंग्स जो इस लड़कियों को का शोषण कर रहे हैं। तो इन सब मुद्दों को आज हम छोड़ते जा रहे हैं। तो इन सब में एक हमारे पास हैं सोनाली मिश्रा जी, जिन्होंने इन कठिन मुद्दों को आगे रखकर और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, नेहा की लव स्टोरी। तो आज उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सोनाली जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने इतना कठिन काम कैसे किया और ये नेहा की लव स्टोरी जैसी पुस्तक लिखने का आपको कहाँ से प्रेरणा मिला? दरअसल प्रेरणा तो आपको याद होगा, एक घटना हुई थी यहाँ हरियाणा में, निकिता तोमर की। जी जी। निकिता तोमर की जिस दिन हत्या हुई तो उस दिन मैं ऐसे ही देख रही थी और निकिता तोमर की हत्या हुई थी 10:30 बजे, सुबह 10:30 बजे। एंड ऑल ऑफ ए सडन मुझे लगा कि 10:30 बजे माने एक ऐसी वो कौन सी मेंटेलिटी है जो लड़कियों को माने वो इनकार सुनने से इनकार करती है कि माने इनकार नहीं सुनना चाहती है। इनकार नहीं सुनना, आपने इनकार, उसने प्रपोज किया और यदि आपने उसको एक्सेप्ट करना ही करना है, अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो या तो वो आपको किडनैप कर ले जाएंगे या फिर वो आपको करेंगे कई। और उसके बाद जब मैंने इन सब इंसिडेंट्स को लेकर थोड़ा रिसर्च करना स्टार्ट किया, थोड़ा सा मैंने अभी आपने बोला, फिर मैंने ग्रूमिंग गैंग के बारे में पढ़ा और समहाउ फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि कुछ ना कुछ तो क्या करूं, लिखूं नहीं लिखूं। एंड सिंस इट इज द सब्जेक्ट की, इट इज द टॉपिक की जिसके ऊपर बात करने से ना आपके ऊपर एक लेवल लग जाता है कि अच्छा आप ना सांप्रदाय हैं, आप घृणा फैला रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, जबकि हम कोई घृणा नहीं फैला रहे हैं। हम बस ये बोल रहे हैं कि भाई आप हमारी बात सुनिए। निकिता तोमर जो मरी है, आप उसकी फैमिली की पीड़ा को आप ये कह के नहीं कर सकते कि आप अपनी पीड़ा नहीं बोलोगे क्योंकि इस्लामोफोबिया फैल रहा है ना। अभी जैसे ये वाला इंसिडेंट हुआ था, श्रद्धा और आफ्ताब वाला हुआ, तो उसके बारे में भी जब मैं लिख रही थी तो एक पर्टिकुलर एक पूरे के पूरा एक वर्ग है जो बोल रहा था कि नहीं, आफ्ताब का नाम मत लो क्योंकि इससे इस्लामोफोबिया फैल रहा है। तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैंने कहा यार ये कौन सी बात है कि माने हमारी बेटियां मर रही हैं, चाहे भारत हो चाहे कहीं पर भी हो, हर जगह हो। मैंने आपको बताया उदाहरण। अब वहां पर आप अगर अपनी बेटियों की बात बोलोगे तो इस्लामोफोबिया कैसे फैल सकता है भाई? और ऐसा नहीं कि हमारी बेटियां पीड़ित हैं। हाँ। अगर आप सोचिए, हमारी बेटी को, जैसे निकिता तोमर को मार के कोई गया, जेल में गया, तो आपके अपने बेटे की भी तो लाइफ बर्बाद हो रही ना उस जेल में, है ना। आपका बेटा किसी से निकाह कर सकता था, उस लड़की की भी तो लाइफ बर्बाद हो रही है ना। सो एक्चुअली इट इज ए चेन जो कि कनेक्ट है। और आप उसके विषय में, और तो मुझे लगा कि फैक्ट बेस्ड बात करूंगी तो बहुत हल्ला होगा, बहुत बवाल और लिटरली ऐसे मुझे लगा कि कोई, और देखिए मैं बहुत साधारण महिला हूँ, है ना, हमारा बहुत छोटा सा घर है और ऐसा कोई ना मेरे पास पुलिस प्रोटेक्शन है ना कुछ है ऐसा मैं बहुत सिंपल हूँ, बहुत ज्यादा साधारण लोग ही अक्सर असाधारण कार्य कर जाते हैं। अब मुझे लगा कि मुझे लिखना भी था और ऐसा सोचकर लिखना था कि मेरे बच्चे भी सुरक्षित रहे। जी जी जी। क्योंकि अल्टीमेटली मेरी बेटी की सुरक्षा मेरे लिए सर्वोपरि है। मेरी बेटी और बेटे की सुरक्षा, मेरी फैमिली की सुरक्षा। कीड़ा मेरे दिमाग में काट रहा है तो उस कीड़े का खामियाजा मेरा परिवार क्या भुगते है। तो बहुत सारी चीजें थी मेरे माइंड में। तो ऑल ऑफ ए सडन ये जो हमारे इसके प्रकाशक हैं, गरुड़ प्रकाशन के, हमारे अंकुर पाठक जी, जब ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था, जब मैं इस ऊहापोह से गुजर रही थी, ऐसे ही गरुड़, क्योंकि मैं उनके लिए, मैं बेसिकली अनुवादक हूँ, तो मैं कुछ उनके लिए किसी और चीज का, किसी आर्टिकल वगैरह का ट्रांसलेशन कर रही थी। अच्छा। तो उनका एक दिन मेरे पास फोन आया, उनका, सोनाली जी आपने निकिता तोमर वाला कुछ सुना है ना? मैंने कहा हाँ, निकिता तोमर की बात है कुछ ऐसी, उन्होंने ऐसे जनरली बोला। उनका, सोनाली जी कुछ लिखते हैं, आप लिखिए, आई विल पब्लिश। और आप सोचे कि या तो
इस बुक को आना था, जी, है ना, तो ऑल ऑफ ए सडन उनका मेरे पास कॉल आ गया। और फिर इस तरीके से, और इसमें जो भी फिर हम लोग के बीच में ये सारी बहस हुई कि हम लोग कहाँ से हम कहानी उठाएं, क्योंकि कहानी लिखना जितना इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कहानी कहाँ से उठाते हैं। जी। तो कहानी हम निकिता तोमर से नहीं उठा सकते थे, क्योंकि वो लॉस ऑफ आइडेंटिटी का या फिर जिसे कहते हैं ना मैनिपुलेटेड आइडेंटिटी का मामला नहीं था। मैनिपुलेटेड आइडेंटिटी कोई दूसरे इंसिडेंट्स थे, तो हमें मैनिपुलेटेड आइडेंटिटी को भी लिखना था और ये इस जिद को भी लिखना था। तो फिर आपको याद होगा एक कोई पंजाब या हरियाणा की कोई लड़की थी जिसको शायद मार दिया था मेरठ में ले जाकर, उसके गहने अहने भी सब इन्होंने रख लिए थे, तो उसका शायद काट के डेड बॉडी भी कर दी थी। उसका कोई कुत्ता हाथ लेकर कहीं गया था, तो उससे शायद पुलिस को एक सुराग मिला था। जी। पहले हमने सोचा कि हम वहां से कहानी उठाते हैं उस इंसिडेंट से, फिर मुझे लगा नहीं, ये तो बहुत विभत्स हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या था, हमें यूथ के लिए लिखनी थी। और जब आप यूथ के लिए लिखते हो तो आप विभत्स नहीं लिख सकते, यू हैव टू पुट सम मसाला, आपको अट्रैक्टिव करना होता है, आपको बताना होता है कि व्हाट इज लव, व्हाट इज प्रेम। तो हमने इसको एक थोड़ा मतलब इंसिडेंट है मोर और लेस वही, लेकिन हमने कहानी वहां से उठाई। अच्छा। उसके बाद ये धीरे धीरे कहानी ने मोड़ लिया। और जब हम लोग बोलते हैं कि जब हम लोग वर्ड यूज करते हैं तो लव जिहाद, सो इट इज, और द ग्रूमिंग जिहाद, सो इट इज एक्चुअली वेरी सिंपल, इट इज वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द कल्चरल जेनोसाइड। जी। वो कल्चरल जेनोसाइड जो हमारा आज से नहीं हो रहा है, वो कल्चरल जेनोसाइड हमारा सदियों से हो रहा है। जी। तो अब उस छोटे से पार्ट को, वो छोटा सा पार्ट, ऐसा तो होता नहीं है कि हमारी कोई बच्ची 14 साल की है, वो पैदा ही होते बोली थी कि नहीं मुझे इसी से निकाह करना है, ऐसा तो नहीं। एज ए पेरेंट भी तो हम फेल होते हैं ना। जी। अगर हमारी 14 या 15 साल की बेटी किसी बाहर के किसी के साथ ग्रूम हो रही है, दैट मीन्स वी आर फेलिंग एज ए पेरेंट। तो हम लोग कहाँ पर फेल होते हैं, एक पेन, और एक समाज कहाँ फेल होता है, एक अभिभावक कहाँ फेल होता है, ये सब की पूरी कहानी नेहा की लव स्टोरी करो। मैम, मेरा अगला सवाल जो है, अभी आपने कहा कि जो परिवार पे जिम्मेदारी बन जाती है जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो आपको नहीं लगता कि जैसे कि लव जिहाद जैसी चीजें हैं, तो समाज के तौर पर हमारी विफलता के बारे में बात करने से बचते हैं लोग? नहीं, समाज किससे बनेगा? ये जो चीजें हो रही हैं, आप बताओ ना। हाँ। समाज किससे बनेगा? समाज तो परिवार से बनेगा ना, है ना। लेकिन जो हमें डिस्कोर्स सिखाया जा रहा है, क्या है? हम लोग को जो डिस्कोर्स, हमारे बच्चों को जो डिस्कोर्स पढ़ाया जाता है कक्षा 5 से या कक्षा 6 से ही, तो उसमें आप देखो कि क्या पढ़ाया जाता है, उसका परिवार को उसका बच्ची का सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया जाता है। बच्ची को बताया जाता है कि आपकी जो, दरअसल आपका जो परिवार है वो आपकी आजादी को रोक रहा है, कक्षा 6 से ही, है ना। कक्षा 5 या कक्षा 6, कितनी उम्र होती है बच्चे की, आप बताओ? कक्षा 5 या 6 में मुश्किल से मुश्किल 10 या 11 साल, है ना। और जो हम लोग का जो जेंडर डिस्कोर्स है, धीरे धीरे जैसे जैसे बच्ची बढ़ती है, जेंडर डिस्कोर्स में आपका मतलब, आप ये सोचिए, आपके जो घर के जो पुरुष हैं उनको सबसे बड़ा खलनायक बना के घोषित कर दिया जाता है ना। ये आप साहित्य उठा के देख लो, है ना, चाहे आप सोशल स्टडीज उठा के देख लो, इवन आप हिस्ट्री भी उठा के देखोगे तो एनसीईआरटी की जो अभी बुक्स है, कई बार उसमें भी ऐसा बता दिया जाता है। तो आप ये देखो, बच्ची को आप दिमाग से कितना कमजोर कर रहे हो कि एक जो 10-11 साल की बच्ची, जो जिसको अपनी फैमिली से बहुत प्यार मिलना चाहिए, प्यार मिलता है, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं मिलता, लेकिन उस बच्ची का देखने का दृष्टिकोण ही बदल दिया जाता है। सो माई पॉइंट इज कि हम अपनी बच्चियों के साथ एज ए मतलब फैमिली का थोड़ा सा, यहाँ पर मैं बोलूँगी कि परिवार उसको ये भरोसा दिलाने में अक्षम रह जाता है कभी कभी, क्योंकि आज की आप देखो इतनी जो भागदौड़ वाली लाइफ है, पिता के पास तो देखिए समय नहीं है, क्योंकि पिता बेचारा जाता है रात को 11-12 बजे तक आता है, उसके पास समय नहीं है, एंड ही हैज टू डू, बिकॉज हमारे ट्रेडिशनल जो हमारे काम है वो हमारे हाथ से छिन गए हैं, सो ही हैज टू वर्क एट एनी कॉस्ट। और इस समय की जो सोशल वो है, उसमें माँ को भी बाहर निकलना होता है, ना माँ के पास समय है कि बच्ची क्या पढ़ रही है। मैं इसके बारे में तो आती ही नहीं कि डिजिटल पे वो क्या देख रही क्या नहीं देख रही, वो तो मैं बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि वो तो बच्चे की है, बच्चा वो है। अब मैं बहुत छोटी छोटी सी जब बातें उठाती हूँ कि हमारे बच्चे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं बिगड़ते,
हमारे बच्चे तब बिगड़ जाते हैं जब हम उन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, हम उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। बच्चे को कौन बताएगा कि बेटा ये आपकी फैमिली है, ये आपका परिवार है, यहाँ पे है। माने समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि, और कई घरों में तो मैं, क्योंकि आप भी जानते हो मैं भी जानती हूँ, दिल्ली में तो कई घरों में ऐसा होता है कि बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स से एक हफ्ते में एक बार मिलते हैं। जी जी। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है बच्चों का, और दुर्भाग्य की बात यह है प्रेरणा जी कि हमने अपने बच्चों को ना, जैसे हम लोग एफडी में इन्वेस्ट करते हैं ना, एफडी या म्यूचुअल फंड्स में हम इन्वेस्ट करते हैं जी, हमने अपने बच्चों को ना दुर्भाग्य से इन्वेस्टमेंट का एक साधन बना लिया है कि हम अपने बच्चों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो बड़ा होकर हमें ओल्ड एज होम नहीं भेजेगा या फिर कुछ ऐसा। तो कहें तो ये जो सोशल स्ट्रक्चर हम लोगों ने जो बिगाड़ा है ना, जहाँ से हमने अपनी मतलब इसके जैसे जहाँ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी माओ की होती थी या एक माँ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब से हमने, क्योंकि हमारे जब आप देखो जो भोजन पकाते हैं, भोजन जो हमारे पकाते थे, जो हमारी माँ जो हमारे खाना पकाती थी, आप देखिए उसमें एक अजीब सा टेस्ट होता था, अच्छा सा टेस्ट। क्यों? क्योंकि फर्क पड़ता है। इट इज फिल्ड विद द लव। माओ के भीतर ये होती है फीलिंग कि मेरे बच्चे की सेहत सुधारे, मेरे बच्चे को ज्ञान दे। लेकिन जो हमारे यहाँ काम करने आ रही है वो हमें नहीं पता, घर से पिट के आ रही, शराबी पति से पिट के आ रही, या फिर क्या करके आ रही, जो उसके भीतर की जो उसकी मानसिक है वही चीज वो भोजन के उसमें भोजन पकाते समय अपने पति को गाली देती हुई, ऐसा होता तो मैं क्यों इधर आती, ये इसके किसी की जूठा उठाती। तो आप देखो बच्चे को ना तो स्वस्थ आहार मिल रहा है, ना ही बच्चे को अपने पेरेंट्स का साथ मिल रहा है, ना प्यार मिल रहा है जी। और ऐसे में अगर आप ये बोलोगे कि कोई लड़की किसी के साथ चलेगी, अरे 13 साल की बच्ची है, उसको प्यार चाहिए, उसको साथ चाहिए, फिर उसको जहाँ मिलेगा वो वहाँ जाएगी। नहीं, ये बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि इस पर कई बार मैं भी सोचती रहती हूँ, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि हम जॉब कर रहे हैं तो अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, हम सब कुछ उसके लिए कर रहे हैं, उनके माइंड में सेट है कि हम पैसा कमा रहे हैं, जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो हम बच्चे के लिए कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये मतलब ये छोटी सी बात जो कल को भविष्य में बड़ी होंगी वो नहीं देख पाते हैं, वो कि आप जो कीमती समय है उनका वो आप उनको दे नहीं रहे हो। आप आ रहे हो अपने काम में, घर को में भी काम लेकर आ रहे हो, आप सारा टाइम फोन, लैपटॉप या जो भी आपका वर्क प्रोसेस है आप वही घर पे भी कर रहे हो। तो बच्चों को समय ना देना एक बड़ी समस्या बन गई है हमारे देश के लिए नहीं कि हम पाश्चात्य कल्चर से उसको ले रहे हैं, हम पाश्चात्य चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं और अपनी संस्कृति सभ्यता को छोड़ते जा रहे हैं, और इसको कह रहे हैं कि मतलब वुमेन एम्पावरमेंट को हम जैसे कहीं रोक रही थी, ये जैसे हमारी बात हो रही है तो इसको कई महिलाएं इस तरह भी ले सकती, कह रहे नहीं महिलाएं क्यों घर पे काम करें, महिलाएं ही बच्चे क्यों संभाले। तो इस तरह के उनके मन में सवाल आ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको योग्य बनना एक अलग चीज है और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना, आप काम करते हुए भी अपने बच्चों को साथ रखो, उसको टाइम दो, ये मेरा भी आपसे बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। थैंक यू। तो जैसे अभी मैंने पीएचडी भी किया हुआ है जी ना, और पीएचडी के बाद मुझे बहुत सारे जॉब ऑफर्स आए थे और मुझे कई बार बोला भी था, बिकॉज मैंने ट्रांसलेशन में पीएचडी किया है। तो आप समझते हैं कि बहुत सारे इवन आप तो बहुत सारी बातें छोड़ दीजिए, मेरी अपनी माँ ही मुझे बोलती है कि अच्छा लोग तो पीएचडी करके पता नहीं कहाँ पहुंच जाते, तुम घर में बैठी हुई हो, घर से ये काम। माने हमारा माइंडसेट ही ऐसा है कि अगर आपने कोई डिग्री ली है तो आपको घर से बाहर निकलना है जी। मैं अपनी माँ को बोलती हूँ, मैंने कहा माँ डिग्री एक्चुअली हमारा जो अध्ययन होता है वो अध्ययन आपके मानसिक विकास के लिए होना चाहिए, अध्ययन आपका इसलिए नहीं होना चाहिए जी। तो थोड़े से है लोग समझेंगे, ऐसा नहीं कि प्रेरणा जी लोग नहीं समझेंगे, जैसे मैं समझी आप समझिए ना। हाँ, वही हम इस बात को जितना आगे बढ़ाएंगे लोग देखेंगे, समझेंगे और समस्या का समाधान करना सबके लिए उचित होगा, क्योंकि सब अपने बच्चों से प्यार करते हैं। आफ्टर ऑल चाहे वो माँ वर्किंग हो, घर में हो, कहीं भी हो, वो अपने बच्चे का भला ही चाहती है, लेकिन वो थोड़ा सा अभी इस बात को या काम की जिम्मेदारियों में वो इतना फंस जाती है कि समय नहीं देती। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि बच्चों को वक्त दे, वो सबसे ज्यादा कीमती है आपके बच्चों के लिए। हाँ, क्योंकि हम वक्त अगर हम लोग आप देखो, अगर हम अपने 12-13 साल के बच्चे को प्यार देंगे तो आप देखो वो क्यों बाहर किसी उसमें जाएगा। जी जी जी, बहुत सिंपल सी चीज है जी। और ऐसा भी नहीं कि जो सो कॉल्ड जिहाद वाली जो हम लोग जो लव जिहाद वाली बात बोलते हैं, तो उसमें ऐसा भी नहीं कि हम अपनी बच्चियों को संभाल ना सके। हम अपनी बच्चियों को ना थोड़ा सा बच्चियों को बताना भी पड़ेगा कि देखो बेटा ऐसे होता है जी।
मतलब मैं ये नहीं कह रही कि चलो ठीक है हम बहुत ज्यादा रिलीजन के ऊपर नहीं भी दें, तब भी मान लीजिए जो लड़कियां हमारी 12-13 साल पे बाहर की तरफ जा रही हैं, वो कहीं से भी उनके स्वास्थ्य के लिए, ना उनकी हेल्थ के लिए वो है फायदेमंद है, ना ही कि अभी आप देखो बेंगलोर में एक बच्चों की स्कूल बैग की जब सरप्राइज जांच की गई, अभी पिछले हफ्ते की बात है, तो उसमें IPL और जैसी चीजें मिली। इट इज शॉकिंग कि बच्चे की स्कूल बैग में क्या मिल रहा है। तो बहुत मुझे लग रहा है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपब्रिंगिंग से है, और यदि बच्ची इस जाल में फंस जाती फिर तो उसका निकलना आप समझो नामुमकिन है। बच्ची नहीं निकल पाएगी इस जाल से, बिल्कुल नहीं निकल पाएगी। जी जी जी। तो हमें कहीं ना कहीं तो वर्कआउट करना है अपने बच्चों को लेकर। जी, एक है कि नेहा की लव स्टोरी की नेहा जब श्रद्धा के रूप में हकीकत बनकर दिखती है तो रचनाकार के तौर में आपको कैसा महसूस होता है? सच कहूँ तो दुख होता है जी, बहुत दुख होता है। लेकिन मेरे इसमें नेहा का जो अंत है, मतलब जो श्रद्धा का अंत है, वो बहुत सौभाग्य है कि मेरी नेहा का अंत नहीं होता है इसमें से। अच्छा। लेकिन आफ्ताब का जो कैरेक्टर है, चूंकि मैंने आपको बताया मैं ट्रांसलेशन की स्टूडेंट रही थी, मैं फेमिनिस्टों के साथ मैंने काम किया है काफी, जी, है ना। तो मैंने ना कई बार आप सोचो, या तो महादेव ने मुझे आशीर्वाद दिया कि माने एक आप मैच्योरिटी की एज पर जाकर मैंने फेमिनिज्म को समझना और ये सब करना स्टार्ट किया। तो मेरे ख्याल से ये जो जिहाद, अब हम लोग लव जिहाद की बात करते हैं, सो जैसे एज सून एज यू बिकम फेमिनिस्ट मीन जैसे आप अपने घर का दायरा तोड़कर फेमिनिज्म माने आप ऐसा नहीं कि आप स्त्री की जो वो है वो आप केवल घर के बाहर ही आपको स्वतंत्रता मिलनी है, माने आप घर के भीतर रहकर आप स्वतंत्र रहिए और उसके बाद अपना आयाम स्थापित कीजिए। भाई आपके जरूरत नहीं है कि आप परिवार तोड़ो। आई एम टोटली अगेंस्ट दिस परिवार तोड़ो फेमिनिज्म, है ना। आई हैव टेकन दिस नेम। तो क्या होता है जब आप फेमिनिस्ट बनते हैं जी, और आप देखो श्रद्धा का कैरेक्टर भी मोर और लेस वही था। जी, जो श्रद्धा ये बोल रही है अपने पिता को कि मैं इसके साथ रहने जा रही हूँ और मैं अब अपने निर्णय अपने आप ले सकती हूँ, दैट मीन्स कि आप अब फेमिनिज्म की ऐसी सीढ़ी पर पहुंच चुके हैं जहाँ से अब आपका आना संभव है ही नहीं। सो फेमिनिज्म आपको कई बार, ये तो चलो श्रद्धा वाला तो एक्सट्रीम हुआ है, लेकिन अगर श्रद्धा वाला एक्सट्रीम ना भी हो तब भी आप ये देखो जो भी औरतें ये चीखती हैं कि नहीं आजादी हमारा अधिकार है, लो लो लो, आपको किसने मना किया? भाई आजादी आपका अधिकार है, लो भाई जितनी आजादी। तो मतलब आप अपने घर, और आप देखिए सबसे मजेदार बात ये क्या होती है, दूसरे की बेटियों को तो ये औरतें बोलती है कि आजादी लो आजादी लो आजादी लो, अपना परिवार कभी नहीं तोड़ती है, क्योंकि उनके पति भी उतने बड़े नाम होते हैं कि वो उनका पैसा उनकी अय्याशी से छोड़ के नहीं आना चाहती है, आप कितना भी देख लो। तो मेरा आइडिया थोड़ा सा ही रहता है कि लेकिन उनके जाल में फंस के हमारी लड़कियां श्रद्धा की जो गति प्राप्त करती है वो मुझे दुख होता है, क्योंकि श्रद्धा अपने आप में नहीं बनी होगी ऐसे। श्रद्धा ने देखा होगा अच्छा कोई ये फेमिनिस्ट है, वो ये बोल रही है कि देखो पिता तुम्हारा शोषक है, लेकिन तुम जिससे प्यार कर रही हो तो तुमको प्यार करने की आजादी है, पिता तुम्हारा प्यार करने की आजादी पर रोक लगा रहा है। तो आई एम टोटली अगेंस्ट दिस प्यार की आजादी, आई एम टोटली अगेंस्ट दिस रहने की आजादी, बिकॉज आजादी ऑलवेज कम्स विद सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। स्वतंत्रता जो होती है वो बहुत सारे कर्तव्यों के साथ आती है, कर्तव्य रहित स्वतंत्रता कभी नहीं होती है, और ये हमारी श्रद्धाओं को समझना पड़ेगा। और लकीली इसमें मेरी नेहा समझ जाती है कि जो आपकी जो आज़ादी है दैट हैज़ कम टू यू विद सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो इसमें नेहा समझती है जी। मतलब सोनाली जी अब आजकल आप किस रचना पे काम कर रही हैं? वैसे तो सीक्रेट है, अच्छा है ना जी, लेकिन मुझसे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे आइडियाज शेयर किए हैं। अच्छा। तो लोग बोल रहे हैं कि अब जैसे मैंने इसमें बहुत ज्यादा फेमिनिज्म का जो बौद्धिक फेमिनिज्म है, बौद्धिक फेमिनिज्म कैसे हमारी लड़कियों को एक खोखले जीवन की ओर लेकर जा रहा है, इसमें ये लिखा है मैंने। तो मेरे पास बहुत डिमांड है कि मैं दिल्ली की जो फेमिनिस्ट सर्कल की जो औरतें हैं अच्छा उनके ऊपर कुछ व्यंग्यात्मक उपन्यास लिखूं। अरे वाह। जिसमें उनकी असलियत दिखाई जाए कि कैसे वो खुद तो अय्याशी वाला जीवन जीती है
याशी वाला माने खुद तो अपने सब चीज जीती है, उनको अपना पति भी चाहिए, उनको अपनी बेटी भी चाहिए, उनको अपना बेटा भी चाहिए, इवन उनके बेटा बेटी की शादी। इवन बहुत सारे राइटर्स हैं जो हमारी लड़कियों को बहकाते रहते, देखो सिंदूर नहीं करो, ये मत करो, और उनकी अपनी बीवियां है ना हर मौके पर इतना लंबा सिंदूर लगाए रहती है। अगर आपको हमारी बेटियों को सिंदूर छुड़ाना तो भाई अपने घर से शुरुआत करो ना। जी। सारी क्रांति अगर मुझे प्रेरणा से बोलना है, प्रेरणा भाई तुम बिंदी नहीं लगाओ, तो पहले मुझे तो अपने माथे की हटानी पड़ेगी ना। जी जी जी। मैं आपको कैसे कर सकती हूँ? अगर आपको ऐसा लगता है भाई हमारी बेटियां, हमारे जो बेटियां हैं वो सिंदूर ना करें, पायल ना पहने, तो पहले अपने घर की महिलाओं को तो भाई रोको। तो ये जो दोगलापन है ना, यही दोगलापन हमारे यहाँ श्रद्धाएं जो है वो पैदा करता है। तो मेरे पास इतने आई एम फ्लडेड विद द रिक्वेस्ट की सोनाली जी, जैसा आपने ये मजेदार लिखा है जी 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 इनकी पोल खोलते हुए लिखा है जी, तो ऐसे आप थोड़ा एंटी फेमिनिज्म और लिखिए। तो लेकिन मैं उसके ऊपर नहीं काम करूंगी जी जी जी। लेकिन ये है कि जल्दी ही मैं बताऊंगी कि मैं किस पर करूंगी, लेकिन काम चल रहा है। काम चल रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आप खूब किताबें लिखें और जनता को जागरूक करें। और धन्यवाद सोनाली जी आपका। धन्यवाद।